हाय दोस्तों, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल डेटम इंजीनियरिंग में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं और उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसके बारे आज हम लोग जानेंगे। और जैसे कि चिल्लर प्लांट होता है, चिल्लर प्लांट का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, उसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हम लोग कौन से पैरामीटर को हम लोग टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारा चिल्लर प्लांट का परफॉर्मेंस सही है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, चिल्लर प्लांट, ये सारे मशीन का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से हमें अपने मशीन का परफॉर्मेंस पता चलता है, यानी वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। इससे हम लोग मशीन का रनिंग कॉस्ट भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का निकालते हैं। आखिर रेफ्रिजरेटर होता क्या है, हीट पंप होता क्या है? रेफ्रिजरेटर वो मशीन है जिसका यूज हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं। और हीट पंप वो मशीन है जिसका यूज हम लोग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लिया कोई रूम है, ठंडा का सीजन है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें ह्यूमन कंफर्ट फील नहीं कर सकता है। ह्यूमन को कंफर्ट फील करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो उस टाइम हमें इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। उसमें हम लोग हीट पंप का यूज करते हैं। सेकेंड, जैसे कि आप लोग रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, रेफ्रिजरेटर में हमें टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है, ताकि उसमें जो भी हम लोग फूड रखें वो अच्छा रहे। तो और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें हम लोग लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यानी लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। अब COP होता क्या है? COP इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, यानी जैसे कि हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उसका, और उसमें कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं, यानी उस इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोग कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं, दोनों का रेशियो होता है। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मान लिया हमारे पास हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, ये QL QH, इसमें हम लोग W इनपुट, ये वर्क इनपुट दे रहे हैं, ये हीट पंप, ये रेफ्रिजरेटर। ये जो सेक्शन है ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, यानी हमें इसमें इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करना है, और ये हम हीट पंप की तरह यूज कर सकते हैं, यानी इसमें हमें इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इससे हम लोग QL रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी इस सिस्टम से हम लोग QL रिजेक्ट कर रहे हैं और इस सिस्टम में हम लोग QH दे रहे हैं। तो हम लोग यदि हीट पंप का COP निकालना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा? QH है, यानी हम लोग इसमें QH दे रहे हैं, तो ये डिजायर्ड इफेक्ट है, QH बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट को हम QH माइनस QL लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसमें भी डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है QL, और वर्क इनपुट हम QH माइनस QL लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का COP निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में मैक्सिमम COP या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल या फिर मिनिमम पावर कंजप्शन इस टाइप के वर्ड या सेंटेंस है, तो
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग टेम्परेचर को लेंगे TH TL, उसके लिए हम लोग COP जो निकालेंगे, COP ऑफ हीट पंप, इसमें हम लोग TH माइनस TL फॉर्मूला यूज करेंगे, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर TL/TH माइनस TL यूज करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे COP वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। इसके बाद हम लोग चिलर प्लांट का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। उसके बाद चिलर प्लांट का कौन सा पैरामीटर को हम लोग मॉनिटर करते हैं इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए हीट पंप ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, द टेम्परेचर इन द कंडेंसर कॉइल इज 27 डिग्री सेल्सियस and that in the evaporator coil is -23 degree Celsius for a work input 1 kilowatt. How much is the heat pump? यानी TH हमारा दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, TL दिया हुआ -23 डिग्री सेल्सियस, वर्क इनपुट 1 किलोवाट। तो कितना हीट हम लोग पंप करेंगे? यदि इस हीट पंप में हम लोग 1 किलोवाट का एनर्जी इनपुट कर रहे हैं तो कितना हीट ये पंप करेगा? सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस कर देंगे, यह आएगा हमारा 300 केल्विन, और 273 माइनस 23 250 केल्विन। हीट पंप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है COP डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट is equal to QH minus QL is equal to TH minus TL। यहाँ पर हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल आ गया। रिवर्स कार्नोट साइकिल या फिर मिनिमम पावर कंजप्शन, ये सारे क्वेश्चन में रहेंगे। तो हम लोग COP निकालने के लिए COP टेम्परेचर का यूज करेंगे, TH/TH minus TL, 300/300 minus 250 is equal to 6। हमारा जो COP आया वो 6 आया। इसको हम लोग QH/W से कंपेयर करेंगे, तो हमारा QH is equal to 6 into 1 is equal to 6 किलोवाट। यानी इस सिस्टम में यदि हम लोग 1 किलोवाट का एनर्जी इनपुट करते हैं तो हीट पंप 6 किलोवाट हीट पंप करेगा। इस प्रकार हम लोग इसको फाइंड किए। इसी क्वेश्चन में हम लोग यदि रेफ्रिजरेटर का COP निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? रेफ्रिजरेटर के लिए TL/TH माइनस TL यूज करेंगे। ये 250 है, बाय 300 माइनस 250 by 50 इज इक्वल टू 5। यानी रेफ्रिजरेटर के लिए यदि हम लोग COP निकालना चाहेंगे तो उसका COP 5 होगा। यदि इस क्वेश्चन में रिवर्स कार्नोट साइकिल नहीं होता है, मतलब नहीं रहता, या फिर मिनिमम पावर कंजप्शन, मैक्सिमम COP, ये सारे नहीं रहता, और QH हमारा 6 किलोवाट दिया हुआ रहता, टेम्परेचर भी दिया हुआ रहता, तो हम लोग इसका COP कैसे फाइंड करेंगे? और इसमें सिर्फ COP फाइंड करने के लिए कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में रिवर्स कार्नोट साइकिल मेंशन नहीं रहता, मिनिमम पावर कंजप्शन मेंशन नहीं रहता, मैक्सिमम COP मेंशन नहीं रहता, और इसमें वर्क इनपुट भी दिया हुआ रहता, QH भी दिया हुआ रहता, टेम्परेचर भी दिया हुआ रहता। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मान लिया यहाँ पर QH 5 किलोवाट दिया हुआ है, तो इसका COP क्या होगा? COP इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग COP QH बाय वर्क इनपुट
से निकालेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग COP निकालेंगे। COP हम लोग TH/TH माइनस TL का यूज करके नहीं निकालेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे और COP निकालेंगे। COP क्या होगा? QH5 बाय वर्क इनपुट 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग COP निकाल सकते हैं। अब हम लोग चिल्लर प्लांट के COP के बारे जानेंगे, उसका COP हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, COP इज इक्वल टू नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेशन कोई स्टोरेज स्पेस है, उसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जितना एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी हीट एनर्जी जितना हम निकालेंगे उसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। तो इसमें है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, m.Cp इंटू डेल्टी। m डॉट क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन kg पर सेकेंड। Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन किलोजूल पर kg डिग्री सेल्सियस। डेल्टी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रिटर्न वाटर टेम्परेचर एंड लिविंग वाटर टेम्परेचर। हमारे पास एवापोरेटर है, हम लोग चिल्लर प्लांट में मेनली वाटर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं। मान लिया उसका रिटर्न टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है और लिविंग टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे हम लोग डेल्टी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टी इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। Cp वाटर का Cp कांस्टेंट प्रेशर में 4.19 किलोजूल पर kg डिग्री सेल्सियस होता है। और हम लोग मास फ्लो रेट हम लोग पंप के डिस्चार्ज से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि यदि पंप का डिस्चार्ज 121 मीटर क्यूब पर आवर है तो इसको हम डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा मास फ्लो रेट निकल जाएगा kg पर आवर। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, थर्टी 3.61 kg पर सेकेंड। ये हमारा मास फ्लो रेट आएगा। अब हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड करेंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू m.Cp डॉट डेल्टी। m डॉट हमारा 33.61 आया kg पर सेकेंड। Cp 4.19 किलोजूल पर kg डिग्री सेल्सियस और डेल्टी है 4 डिग्री सेल्सियस। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 563.30 किलोजूल पर सेकेंड आएगा, यानी 563.30 किलोवाट। इतना हमारा नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा। यदि उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट को फाइंड करेंगे। यदि मीटर में डायरेक्ट kW नहीं शो कर रहा है, यानी कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो यदि शो नहीं कर रहा है, उसमें एम्पियर शो कर रहा है, मान लिया 235 एम्पियर शो कर रहा है, तो हम लोग पावर कैसे फाइंड करेंगे। पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है √3 इंटू
V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, √3 इंटू V 420 वोल्ट मान लेते हैं, एम्पियर 235 और पावर फैक्टर 0.99। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 153.85 किलोवाट आएगा, यानी इलेक्ट्रिकल पावर 153.85 किलोवाट कंज्यूम करेगा। अब हम लोग COP फाइंड करते हैं। COP क्या है? COP इज इक्वल टू नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 563.30 किलोवाट है और नेट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट 153.85 किलोवाट है, यानी जो COP आएगा वो 3.66 आएगा। यानी हमारा जो प्लांट है वो ओल्ड प्लांट है, जो COP है वो फेयर है, ये इसे हम गुड और एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं। COP यदि 4 से अधिक है, 4 to 5 के बीच, तो हम उसे गुड बोल सकते हैं, और 5 से 7 के बीच है तो हम उसको एक्सीलेंट बोल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग चिल्लर प्लांट का COP फाइंड कर सकते हैं। चिल्लर प्लांट का जो COP है वो और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो कंडेंसर लाइन है उसमें कॉपर ट्यूब्स होते हैं, उसमें यदि स्केल जम जाता है तो हीट ट्रांसफर रेट उसमें घट जाता है। यदि हीट ट्रांसफर रेट घट जाएगा तो डिस्चार्ज प्रेशर और डिस्चार्ज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाता है, उसके कारण COP कम हो जाता है। उसे भी हम फाइंड करके आप लोगों को दिखाएंगे। कंडेंसर लाइन में जो स्केल जमता है वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है, यानी हमारा जो चिलर प्लांट होगा उसके परफॉर्मेंस को कैसे रिड्यूस करता है, उसको हम अभी देखेंगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास कंडेंसर है, हम लोग जानते हैं कंडेंसर में कॉपर ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो करता है और बाहर रेफ्रिजरेंट गैस होता है। जब इसके अंदर एंड बाहर स्केल जमता है तो फॉलिंग फैक्टर इंक्रीज करता है, यानी फॉलिंग फैक्टर जो होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। स्केल के कारण जो थर्मल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग फॉलिंग फैक्टर कहते हैं। हम लोग के पास जो हीट ट्रांसफर रेट का जो फॉर्मूला है वो है Q डॉट इज इक्वल टू UA डेल TM। U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, A एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी हीट ट्रांसफर सरफेस का जो एरिया है वो एरिया है, डेल TM मीन टेम्परेचर डिफरेंस या लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हैं। मान लिया ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी TH in TH out, यानी ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर होता है और सेचुरेशन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये हमारा वाटर इन कर रहा है और आउट यहाँ पर कर रहा है। वाटर जो आता है वो कूलिंग टावर से आता है, ठंडा आता है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट, और जो आउट होता है वो लगभग 33-34 डिग्री सेल्सियस के अबाउट वो बाहर निकलता है कंडेंसर से। डेल टी आउट, ये डेल टी इन है, इसको हम अप्रोच टेम्परेचर भी कर सकते हैं। अप्रोच टेम्परेचर होता है क्या है, रेफ्रिजरेंट गैस और वाटर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हम लोग अप्रोच टेम्परेचर कहते हैं। डेल टी एम होता क्या है, डेल टी एम इज इक्वल टू डेल टी इन माइनस डेल टी
आउट बाय ln del T in बाय del T आउट। यदि ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो ये हमारा घटेगा, ये घटेगा तो हमारा डेल Tm भी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट भी डिक्रीज करेगा। अब स्केल कैसे इफेक्ट करता है? स्केल, मान लिया ट्यूब के अंदर एंड बाहर स्केल जम गया। स्केल जमने के कारण थर्मल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उस थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग फॉलिंग फैक्टर कहते हैं। 1/U इज इक्वल टू 1/H1 प्लस F1 प्लस 1/H2 प्लस F2। F1 एंड F2 फॉलिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, H1 एंड H2 हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो गैस है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को H1 रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को H2 रिप्रेजेंट कर रहा है। गैस साइड जो स्केल जमा हुआ है उसके कारण F1, उसमें जो थर्मल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसके कारण फॉलिंग फैक्टर F1, और वाटर साइड जो स्केल जमा हुआ है उसके कारण जो थर्मल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसके कारण जो फॉलिंग फैक्टर है वो F2। यदि स्केल जमेगा तो ये फॉलिंग फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यदि फॉलिंग फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। यदि हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा, और यदि हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा तो हमारा डेल Tm का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी जो अप्रोच टेम्परेचर होता है, अप्रोच टेम्परेचर का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज करेगा। यानी मान लिया अप्रोच टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है तो वो 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, और यदि अप्रोच टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल डेल Tm का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, यानी मीन टेम्परेचर डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। इस प्रकार हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा, और हीट ट्रांसफर रेट यदि डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसमें वर्क इनपुट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, गैस का डिस्चार्ज प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका हम लोग रिवर्स रैंकाइन साइकिल के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा एवापोरेटर है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। यदि स्केल जमेगा तो हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा, हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा तो गैस का डिस्चार्ज प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। मान लिया नॉर्मली डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर ये है, यदि उसका डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर यदि इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2 3 ये 4। यदि डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज करेगा। जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो H1 माइनस H4, नॉर्मली H1 माइनस H4, और यदि डिस्चार्ज टेम्परेचर और प्रेशर यदि इंक्रीज करता है तब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट H1 माइनस H4 यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज करेगा। जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो जो पावर इनपुट होगा वो H2 माइनस H1 है, और जब डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा तब पावर इनपुट H2 माइनस H1 होगा, यानी पावर इनपुट भी इंक्रीज कर रहा है और हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो भी कम हो रहा है, जिससे COP डिक्रीज करेगा। COP क्या होता है?
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। यदि COP is equal to refrigeration effect by power input। COP is equal to होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय पावर इनपुट। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है, पावर इनपुट बढ़ रहा है, पावर इनपुट बढ़ रहा है। यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा और पावर इनपुट बढ़ेगा तो ओवरऑल COP डिक्रीज करेगा, यानी COP का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। यानी कंडेंसर लाइन में यदि स्केल जमता है तो उसके कारण फॉलिंग फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा, फॉलिंग फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। सेकंड, यदि स्केल जमता है तो उससे अप्रोच टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है, अप्रोच टेम्परेचर का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो मीन टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू घटेगा, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करता है। यदि ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज करेगा तो रेफ्रिजरेंट गैस का डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा। डिस्चार्ज टेम्परेचर और डिस्चार्ज प्रेशर यदि बढ़ेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा एंड पावर इनपुट इंक्रीज करेगा, जिसके कारण जो COP का वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, यानी परफॉर्मेंस कम हो जाता है और रनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इस प्रकार हम लोग अपने चिलर प्लांट के अप्रोच टेम्परेचर को मॉनिटर करके हम लोग चिलर प्लांट का परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी हमारे चिलर प्लांट का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रनिंग कॉस्ट कैसा है। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।